गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। प्यारे बच्चों, घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जो हमारे अतीत पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, कक्षा 7 की। इसका लेसन है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो इसका पार्ट 2 है। इससे पहले भाग में मैंने आपको बताया था, अब पार्ट 2। तो हम चर्चा करते हैं इसमें बंगाल नज़दीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बांग्ला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक यानी ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? तो ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध यानी दक्षिण बिहार, ठीक है, के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यून सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, परंतु यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य यानी शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य भी शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत।
पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। अब हम बात करते हैं पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जो जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनैः शनैः स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, और जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। पीर फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। इस पीर की श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीव आत्माएं भी शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी पीर स्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छतों वाली, या चौचाला मीनिंग 4 छतों वाली होती थी। यानी इन मंदिरों की शक्ल जो है वो आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 छतों वाली या फिर 4 छतों वाली होती थी, जिनको दोचाला या चौचाला कहा जाता था। ठीक है। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में
विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर एक तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। ठीक है। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारी, सजावटी टाइलों या मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। अब हम बात करते हैं मछली भोजन के रूप में, यानी परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। यानी परंपरागत भोजन संबंधी आदतों का मीनिंग क्या हुआ? हम अक्सर ये देखते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस फसल की ज़्यादा पैदावार होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस अनाज को या उस सब्जी को या उस फल को अधिक मात्रा में खाया जाता है, और वो वहाँ की परंपराएं बन जाती हैं भोजन की, कि भाई वहाँ पर लोग ये खाते हैं, वहाँ पर लोग ये खाते हैं। इस प्रकार से वो उनकी भोजन संबंधी आदतें मानी जाती हैं। ऐसे ही कई बार क्या होता है, जो हमारे समुद्र तट हैं, तो उनके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो समुद्री जीव हैं उनका भोजन के रूप में अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर वो वहाँ मछली का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है, जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। यानी वहाँ मछली और चावल, इसको बहुतायत अधिक रूप से खाया जाता है। मछली पकड़ना वहाँ का एक प्रमुख धंधा रहा है, और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। तो सीधी सी बात ये भी है, वो जहाँ पर जिस फसल का ज़्यादा या जिस धंधे का, जैसे मान लो कहीं मछली ज़्यादा पकड़ी जाती है, तो वो क्या हो जाता है, उनका प्रमुख धंधा बन जाता है उसको, ना कि वो भोजन के रूप में ही। फिर उसके बाद क्या है, उससे अपना वो उसको आय का साधन भी बना लेते हैं। यानी मछलियाँ पकड़ना और फिर उसको बाज़ार में जाकर बेच देना, तो वो उस भोजन के रूप में भी उनको पकड़ते हैं, खाते हैं, और फिर उसको बेचते भी हैं, जिससे उनको कुछ आमदनी होती है। ऐसे ही तो इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। यानी वहाँ के जो मंदिरों की दीवारें हैं, तो उनमें से कुछ पर जो मिट्टी की पट्टिकाएँ लगी हैं, उनमें उन्होंने क्या किया है, मछलियों के चित्र बनाए हैं, और इस प्रकार के चित्र बनाए हैं कि उनको टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो चूँकि वहाँ का बहुतायत मात्रा में ये मछली
मिल जाती हैं समुद्रों में, तो वो लोग वहाँ से पकड़ करके उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें जाना कि भाई मछली कैसे उन लोगों को भोजन के रूप में उपलब्ध हो जाती थी, कैसे उनके व्यवसाय का हिस्सा बन गई। पीर और मंदिर, इनके बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को घर पर देखें और तैयारी करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।